हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित कुमार सिंघल है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ख़ास तौर से सैलरीड एम्प्लॉयज़ की, कि हम लोग अपना टैक्स कैसे बचाएं। और हम लोगों का जैसे इंक्रीमेंट होता है या हम जॉब स्विच करते हैं तो हम लोगों का बहुत सारा टैक्स कट जाता है, या ईयर के स्टार्टिंग में हमें क्या क्या डिक्लेरेशन देनी चाहिए जिससे हम लोग अपना टैक्स बचा सकें। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए और एक मास क्राउड को बेनिफिट देने के लिए मैंने एक चैनल बनाया है टैक्स राइडर्स के नाम पे। आप यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी टैक्स को बचाने के लिए या टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो हम लोग इस पे अपलोड कर देंगे और आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं टैक्स राइडर्स के नाम से। तो आज हमारे पहला वीडियो है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ कैसे अपना टैक्स बचा सके और मैक्सिमम सैलरी घर ले जा सके। तो आइए देखते हैं पहली स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड है टैक्स रिजिम। टैक्स रिजिम बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजिम और एक न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम बेसिकली जो पुरानी हम लोग टैक्स फाइल करते आ रहे थे, उसमें हम सब एग्जम्पशंस, एचआरए एग्जम्पशंस, हेल्थ इंश्योरेंस एग्जम्पशंस और एटीसी एटीडी की एग्जम्पशंस ले रहे थे। तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम थी। ये हेल्प करती है कि अगर आपकी अर्निंग 7.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट करेगी। बट वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब रेट में बहुत डिफरेंस है ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम में। बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी एग्जेम्पशंस, कोई भी डिडक्शंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आपको टैक्स स्लैब रेट बहुत डिफरेंट है, इसमें टैक्स रेट्स कम है। दूसरा, इसमें कोई एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं है, सिर्फ आप स्टैंडर्ड डिडक्शंस ले सकते हैं अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं 50,000 की, जो ओल्ड रिजिम में भी मिलती है। आपको कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है न्यू टैक्स रिजिम में। अगर आपका सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी आपका 7.5 लाख रुपए है और आप कोई रेंट पे नहीं कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी डिडक्शंस आप नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है। तो हम डिस्कस करेंगे टैक्स रेट्स के बारे में। ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हम टैक्स रेट्स का कंपैरिजन दिखा रहे हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपको किसी भी रिजिम में टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 से 3 लाख के बीच में है तो आपको 5% एडिशनल टैक्स देना है ओल्ड में, यानी न्यू में आपका 3 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी इनकम 3 से 5 लाख रुपए जाती है तो न्यू में आपको 5% टैक्स देना है, जबकि ओल्ड में आपको एडिशनल टैक्स देना है 5%। अगर आपकी इनकम 5 से 6 लाख रुपए जाती है तो आपको एडिशनल टैक्स देना है न्यू में 5%, जबकि ओल्ड में आपको 20% देना है। आपकी इनकम अगर 6 से 9 लाख रुपए जाती है तो न्यू में आपको एडिशनल टैक्स देना है 10%, जबकि ओल्ड में एडिशनल टैक्स 20% है। अगर आपकी इनकम 9 से 10 लाख के बीच में है तो आपकी एडिशनल टैक्स आता है न्यू में 15%, जबकि ओल्ड में 20%। आपकी इनकम अगर 10 से 12 लाख के बीच में है तो आपका एडिशनल टैक्स न्यू में 15% है, जबकि ओल्ड में 30% है। आपके इनकम अगर 12 से 15 लाख के बीच में है तो आपका एडिशनल टैक्स न्यू में 20% है, ओल्ड में 30% है, और 15 लाख से अबव दोनों में ही 30% है एडिशनल टैक्स। तो बेसिकली अगर हम टैक्स के कंपैरिजन को देखें तो न्यू हमें 15 लाख रुपए तक ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर हमारी कोई एचआरए डिडक्शन नहीं है, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या हमारा कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। तो उस केस में हमें न्यू हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। और अभी रिसेंटली हमारी सबकी आईटीआर न्यू पे बाय डिफ़ॉल्ट चली गई है। अगर किसी को ओल्ड रिजिम सेलेक्ट करना है तो इनकम टैक्स को एक फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्म करके आप ओल्ड रिजिम सेलेक्ट करके सारे बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं ओल्ड रिजिम में। आइए तो हम डिस्कस करते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। इसमें आप मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रेंट। सभी सैलरीड एम्प्लॉयज इसे क्लेम कर सकते हैं अगर वो रेंटल हाउस में रह रहे हैं। ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजीम वाले ही
ले सकते हैं। न्यू रिजिम में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। एचआरए का बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशन में कैलकुलेट करके जो भी लीस्ट अमाउंट आएगी वो आपकी एग्जेम्पशन में जाएगी, यानी वो आपकी ग्रोस सैलरी में से माइनस कर दी जाएगी। तो सबसे पहले ये रेंट देखेंगे, आपका रेंट एनुअल रेंट कितना है, उसमें से आपका 10% बेसिक माइनस कर देंगे। तो सपोज अगर आप 1 लाख रुपए रेंट पे कर रहे हैं और आपका बेसिक भी 1 लाख रुपए है, तो आपका जो इसमें पहले उसमें अमाउंट आएगा वो आएगा 1 लाख माइनस 10% ऑफ 1 लाख बेसिक। तो ये आपका अमाउंट आएगा 90,000 रुपीज़। दूसरा, आपका एचआरए कितना मेंशन है उसमें ऑफर लेटर में, सपोज आपका एचआरए 50,000 मेंशन है, तो सेकंड में आपका अमाउंट आएगा 50,000। थर्ड, आपका देखा जाएगा कि आप कौन सी सिटी में आपने रेसिडेंशियल हाउस रेंट पे लिया है। अगर वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता है तो आपको 50% सैलरी का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर किसी और सिटी में है जैसे नोएडा में, गाजियाबाद में, तो आपको 40% मिलेगा। तो सपोज आपका हमने सैलरी आपकी है 10 लाख रुपए, तो इसमें आपको 50% ऑफ सैलरी यानी 5 लाख रुपए आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो अगर तीनों कंडीशन को देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन में अमाउंट आया था 90,000, सेकंड कंडीशन में अमाउंट आया आपका 50,000, थर्ड में आपका 5 लाख। तो आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी इसे 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिल पाएगी। एचआरए क्लेम करने के लिए आपको रेंट रिसीट सबमिट करना जरूरी है एम्प्लॉयर के पास, और उस रेंट रिसीट में आपको 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प लगाना जरूरी है। ये रेवेन्यू स्टैम्प आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। आपको लैंडलॉर्ड का पैन भी सबमिट करना पड़ सकता है यदि आपका रेंट 1 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा है, तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन भी सबमिट करना पड़ेगा। आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिसका भी पैन दें वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि अभी इनकम टैक्स कंपेयर कर रहा है कि जिस बंदे को आपने रेंट दिया है उसने अपनी आईटीआर में उस रेंट को एज ए हाउस प्रॉपर्टी इनकम शो किया है नहीं किया है। अगर वो मिसमैच होता है, आपने आईटीआर क्लेम कर लिया है लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसको इनकम शो नहीं किया है, तो नोटिस आपके पास भी आ सकता है और लैंडलॉर्ड के पास भी आ सकता है। तो इसलिए जेन्युइन ही पैन सबमिट करें। तो हम डिस्कस करते हैं कि होम लोन लेने का क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलता है हमें। हर कोई घर लोन पे लेता है, मैक्सिमम लोग लोन पे लेते हैं, खास तौर से सैलरीड एम्प्लॉइज। तो इसका क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है हमें। पहला, इंटरेस्ट पार्ट। लोन जब हम लोग रीपे करते हैं बैंक को या एनबीएफसी को, तो उसमें 2 पार्ट हम पे करते हैं। एक हम प्रिंसिपल पार्ट पे करते हैं, दूसरा इंटरेस्ट जो चार्ज करता है बैंक हमारे से वो पार्ट पे करते हैं। तो इन दोनों ही पार्ट का हमें डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। तो इंटरेस्ट वाले पोर्शन का हम लोग 2 लाख क्लेम कर सकते हैं 1 साल में सेक्शन 24 के अंदर। और जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है, असल पार्ट, उसका हम 1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं एटीसी में। तो सपोज बैंक से हमने 50 लाख का लोन लिया है, तो 50 लाख में बैंक कुछ हमसे 5 लाख रुपए साल का या उससे कम थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट पोर्शन है उस पर हम लोग 2 लाख क्लेम कर सकते हैं, और जो प्रिंसिपल यानी असल वाला पोर्शन है उस पर हम 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉपर्टी रेडी टू यूज होनी चाहिए अंडर कंस्ट्रक्शन पे। जो आप होम लोन लेते हैं या उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, उसका हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर्टी रेडी टू यूज नहीं बनेगी। ये अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है आप उसे एक्यूमुलेट कर लीजिए, और या प्रिंसिपल जो है उसे एक्यूमुलेट कर लीजिए, और जिस साल आपको पोजीशन मिलता है उसको इंक्लूड करके आप अगले 5 साल तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं 24 में और एटीसी में। लेकिन वो भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट अलाउ है। अगर आपने 2 प्रॉपर्टी ले रखी है, दोनों का आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं, तो जब भी आपको 2 लाख रुपए 1 साल में ही आप उसे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। आप एक एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट का, अगर आपने जो घर परचेज किया है वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आता है। तो
उसका आप 1.5 लाख रुपए एडिशनल चार्ज कर सकते हैं, जो 2 लाख से अबव होगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बस शर्त इतनी है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के अंदर एलिजिबल होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, ज़्यादातर सभी पे एप्लीकेबल होता है। इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीएफ, प्रोविडेंट फंड। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में ये डिडक्ट होता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ देखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे ही क्लेम करना है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ को, वो आपको क्लेम नहीं करना है। सेकंड आपका है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, ये 80C के लिए एलिजिबल है। इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। थर्ड है आपकी PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। 15 साल की इसकी मैच्योरिटी होती है। इसमें मेन चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपने एक साल में 1.5 लाख रुपए क्लेम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और अगले साल आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको हर साल इसके अंदर 500 रुपये, एटलीस्ट 500 रुपये जरूर जमा करने हैं, जिससे अकाउंट एक्टिव रहे। थर्ड आपका आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये 60 और उसके अबव एज के लोगों के लिए होता है। इसमें वो 5 साल के लिए अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और 80C का 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर ओपन हो जाएगा अकाउंट। इसमें आप मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है। यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये एक इंश्योरेंस प्लान है, यूलिप प्लान, जिसमें आपकी यूनिट्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती है और इसका भी आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट डिडक्शन ले सकते हैं। FD, फिक्स डिपॉजिट्स, जो भी 5 इयर्स टैक्स सेविंग FDs हैं, वहाँ पे आप अमाउंट इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ये गर्ल्स के लिए बेसिकली प्लान गवर्नमेंट लाई थी। इसमें आप 15 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। आप इसकी मैच्योरिटी अमाउंट 21 साल के बाद या मैरिज के टाइम पे, जब भी लड़की की एज 18 साल के बाद की, जब भी उसकी मैरिज होनी है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरेस्ट पोर्शन इसमें भी टैक्स फ्री होता है। जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री है। रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आप होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेंगे, वो 1.5 लाख रुपए तक आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 80CCC, 80CCD, 80CCG। तो जो लोग पेंशन में या एन्यूटी प्लान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस स्लाइड से कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जो पेंशन स्कीम में या एन्यूटी प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये स्लाइड बेनिफिशियल है। 80CCC के अंदर हम लोग अगर LIC में या किसी और इंश्योर के पास एन्यूटी प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग 1 लाख रुपए तक एक साल में क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल पेंशन स्कीम NPS और अटल पेंशन स्कीम APY में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो 1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकता है 80CCD1 में। 50,000 हम और क्लेम कर सकते हैं इन एडिशन टू 1.5 लाख इन 80CCD1। ये 50,000 रुपीज़ हम 80CCD1B के अंदर एडिशनली क्लेम कर सकते हैं। 80CCD2 की जो लिमिट है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड DA फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए, यानी प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय की 10% की लिमिट अपनी बेसिक और DA की चेक करेगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो लिमिट है वो 14% है बेसिक और DA की। जो ओवरऑल डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं 80C, CCC, 80CCD, वो 2 लाख रुपए है। इसके अलावा हम 50,000 रुपये 80CCD में D1B में क्लेम कर सकते हैं, यानी ओवरऑल डिडक्शन हमारी 80C, CCC और 80CCD की 2.5 लाख हो जाएगी। एक नया सेक्शन आता है 80CCG। अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास अपना डीमेट अकाउंट होना चाहिए और वो मैक्सिमम 50% ऑफ 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन ले सकता है।
जो बनती है 25,000 रुपीज़। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 80D, 80DD, 80DD-B। ये मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी और स्पेसिफाइड डिसीज़ का सेक्शन है। इसमें हमें कितना कितना डिडक्शन हम लोग क्लेम कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने कोई फैमिली फ्लोटर स्कीम ली है जिसमें आप, वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन आते हैं, तो आप 25,000 रुपये तक वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मोड ऑफ पेमेंट आपका अदर देन कैश होना चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह पर कुछ स्पेंड करते हैं, ये हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में क्लेम कर सकते हैं 5,000 रुपये तक। लेकिन आपकी जो ओवरऑल लिमिट है 80D की 25,000, 50,000 वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आप इतना ही क्लेम कर पाओगे। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स का पे कर रहे हैं तो आप 25,000 वो भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो आपका 50,000 रुपीज़ बढ़ जाता है, आप 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है उस साल, तो आप 50,000 रुपीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट का क्लेम कर सकते हैं, पर उनके पास कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई डिपेंडेंट है और वो डिसेबिलिटी है उनको, तो आप 75,000 रुपीज़ तक 80DD में क्लेम कर सकते हैं। ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट जो 80D में मेंशन है उससे अबव है। अगर डिसेबिलिटी 80% और उससे ज़्यादा है तो आप 1,25,000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं 80DD में। यानी आपकी लिमिट 75 से इंक्रीज होकर 1,25,000 हो जाएगी। अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीज़ है, कैंसर, एड्स, तो उस केस में 40,000 रुपये तक हम लोग 80TDB में क्लेम कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन के केस में 1,00,000 रुपये तक हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट सेक्शन है 80GG। ये भी वही लोग क्लेम कर सकते हैं जो रेंट पे रहते हैं। इसमें दोनों को कवर किया है, सैलरीड को और सेल्फ एम्प्लॉयड को। कंडीशन यही है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में उन्होंने HRA का बेनिफिट ना लिया हो, जब भी वो 80GG के अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी 80GG के अंदर अगर वो रेंट पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के केस में कंडीशंस ये डाल दी है कि HRA का बेनिफिट और 80GG का दोनों का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर वो HRA का ले रहे हैं तो 80GG का नहीं लेंगे, 80GG का ले रहे हैं तो HRA का बेनिफिट नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर वो 80GG का बेनिफिट ले रहे हैं तो उनको अपने एम्प्लॉय को 10BA सबमिट करना पड़ता है, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि वो कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं जिस लोकेशन पे वो काम कर रहे हैं। अगर आपका रेंट 1,00,000 से ऊपर अबव जा रहा है तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन सबमिट करना पड़ेगा, जो हम HRA वाले केस में भी करते हैं। इसमें भी 3 कंडीशंस दी हुई हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट होगा वही आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम अमाउंट 60,000 रुपीज़ पर एनम है। इसके अलावा जो आप रेंट पे करते हैं उसमें 10% ऑफ टोटल इनकम आपको माइनस करना पड़ेगा। HRA के केस में आपने 10% ऑफ सैलरी किया था, इसमें 10% ऑफ टोटल इनकम, यानी अगर आपका सैलरी के अलावा आपकी हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है और कैपिटल गेन की भी इनकम है, बिजनेस की भी इनकम है, तो उसका भी 10% वो माइनस कर देता है। इसमें 25% ऑफ एनुअल सैलरी भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें 50% था HRA के केस में, इसमें 25% है। तो इसमें जो भी लीस्ट अमाउंट होगी वो आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है सैलरीड के केस में। सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें फिर भी थोड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अमाउंट ही इतना कम है 60,000 रुपीज़ का, वो क्वालिफाई कम ही होता है, कम केसेस में क्वालिफाई होता है। आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे, टैक्स राइडर्स पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आप टैक्स के बारे में हमारे एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। थैंक यू।